हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारतीय ऑर्फिक कॉमर्स इंस्टीट्यूट में। मैं विकास भारती आज आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है What is assets and how many kind of assets are there in any type of business. Whatever आप ट्रेडिंग बिजनेस करने जा रहे हो या आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने के लिए जा रहे हो। ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की क्या फीचर है। ट्रेडिंग बिजनेस वो बिजनेस होता है जहां पर किसी भी प्रोड्यूसर के थ्रू, किसी भी सेलर के थ्रू बने बनाए माल को मार्केट में सेल किया जाता है। लाइक दिस, ये मार्कर है, मैं कौन हूं, स्टेशनरी वाला। अगर मैं किसी भी बने बनाए प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए जाऊंगा तो उसे कौन सा बिजनेस बोलोगे आप, ट्रेडिंग बिजनेस। दूसरी तरफ क्या आ गया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब जिस बिजनेस में आपके प्रोड्यूसर के थ्रू रॉ मटेरियल, कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। जैसे व्हीट, गेहूं से क्या बनाया आपने, बिस्किट, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं किसके रिगार्डिंग, एसेट्स के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग, आज का टॉपिक हमारा होगा एसेट्स के ऊपर कि आपकी एसेट से आपका क्या मतलब है और आपकी कितने टाइप की एसेट्स जर्नली बिजनेस में पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एसेट्स की, इसके मीनिंग की एंड इसके डेफिनेशन की। एसेट्स जर्नली क्या होते हैं, एसेट्स बेटा आपके रिसोर्सेज होते हैं किसी भी बिजनेस के, जिसको या तो वो खरीदता है या उनके ऊपर अपने कंट्रोलिंग राइट रखता है। या तो आपने उसको क्या कर लिया है, परचेज, या उसके ऊपर आपके पोजेशन राइट होते हैं। बट मोस्ट ऑफ परचेजिंग के बाद ही आपके क्या होते हैं, उसके ऊपर कंट्रोलिंग राइट। बट एक एग्जांपल है लीज पे लेना। अगर आप किसी भी एसेट्स को लीज पे उठाते हो तो उस केस में जब तक आप उसको एज ए लीज उस प्रॉपर्टी को यूज करने लग रहे हो तब तक आपके उसके ऊपर क्या रहेगी, कंट्रोलिंग। तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूं कि एसेट्स वो रिसोर्सेज होती हैं जिसे किसी बिजनेस के थ्रू या तो ओन खरीदा जाएगा या उसके ऊपर कंट्रोलिंग राइट रखे जाते हैं। तो उसे आप क्या बोलते हो, एसेट्स, जिसका आपको जो बेनिफिट होता है करंट में और एज वेल एज फ्यूचर में भी मिल सकता है। अगर मैं करंट एसेट्स की बात करूं तो करंट एसेट्स का जो बेनिफिट होता है वो आपको विद इन 1 ईयर मिलना, यानी करंट ईयर में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर मैं फिक्स्ड एसेट्स की बात करूं तो उसका बेनिफिट आपको कब मिलता है, फ्यूचर में मिलता है। यही इसने यहां पे क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। क्या बोलता है, रिसोर्सेज ए बिजनेस ओन्स और कंट्रोल दैट आर expected to provide current and future benefits, current as well as future benefits जो आपको प्रोवाइड करता है वो आपकी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स के रिगार्डिंग। आपकी एसेट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, आपकी एसेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का दूसरा नाम बेटा याद रखिएगा, फिक्स्ड एसेट्स होता है। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो आपकी विद इन 1 ईयर किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, कैश की फॉर्म में। विद इन 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर, मैक्सिमम टाइम पीरियड 1 साल का या इससे पहले भी आपकी जो एसेट्स कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे उन्हें आप क्या बोलोगे, करंट एसेट्स। जो आपकी नॉन करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स होती हैं ये वो एसेट्स होती हैं जिन्हें जर्नली बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूजिंग पर्पज के लिए परचेज किया जाता है, नॉट फॉर सेलिंग पर्पज। इनका बेनिफिट आपको कब मिलेगा, फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी बिल्डिंग परचेज की, बिल्डिंग आपने आज जो परचेज की है उसका बेनिफिट आपको कब मिलने वाला है, फ्यूचर में मिलने वाला है। इसको आप क्या बोलते हो, नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जो विद इन 1 ईयर कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। नंबर वन पे क्या होता है आपका, कैश इन हैंड। जो किसी भी पर्सन के पास
एट प्रेजेंट गिवन अवेलेबल उसकी पॉकेट में या उसके बिजनेस के गल्ले में जितना भी कैश उसके पास अवेलेबल होता है, जिसको वो किसी भी एक्सपेंडिचर की पेमेंट करने के लिए या किसी भी रिसोर्स को परचेज करने के लिए यूटिलाइज कर देता है एट प्रेजेंट, तो उसे आप क्या बोलोगे? कैश इन हैंड। मेरी जेब में एट प्रेजेंट 200 रुपए हैं, तो वो क्या होगा? कैश इन हैंड। इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कन्वर्टेड है। सेकंड नंबर पे आपका आता है कैश एट बैंक, जो आपका बैंक डिपॉजिट है। आपके बैंक में 3 लाख रुपए जमा है, 5 लाख रुपए जमा है, तो आपके जो बैंक में 5 लाख रुपए जमा है, वो 5 लाख रुपए के रिगार्डिंग बात करता है कि आप बैंक में जाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे, क्लर्क को देंगे और बैंक क्लर्क आपको कैश विड्रॉल करके दे देगा, कैशियर। दूसरी तरफ आप एटीएम में जाते हैं, पिन कोड डालते हैं और अपनी मनी क्या करवा लेते हैं? विड्रॉल, जितने की आपको रिक्वायरमेंट होती है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? हार्डली आधे घंटा, हार्डली हाफ एन आवर। तो इतने में आपकी प्रोसेस क्या हो जाता है? कंप्लीट। 1 साल तो नहीं लगा, मैंने आपसे टाइम 1 साल का मांगा है। फिर बात करता हूं मैं स्टॉक की। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक जनरली वो मटेरियल होता है जो आपके गोडाउन में रखा हुआ होता है, वो माल जो साल के एंड में बिकने से रह गया था, जो प्रीवियस ईयर में आपका माल अनसोल्ड रह गया था, उसको आप कब बेच दोगे? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। स्टॉक को लेके आपकी हमेशा यही धारणा होती है कि जो भी आपके पास अवेलेबल मटेरियल है उसको विद इन 1 ईयर आप बेच दोगे, क्योंकि स्टॉक को आप रीसेल पर्पज के लिए यूज करने लग रहे हो, नॉट फॉर यूजिंग पर्पज। फिर हम बात करते हैं डेटर्स की। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स वो होते हैं जिनको आप ओन क्रेडिट गुड सेल करने लग रहे हो। किस पे? ओन क्रेडिट, यानी राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, मीता, गीता, उसको आप जो भी ओन क्रेडिट गुड सेल करते हो, जो आपकी पेमेंट 10 to 15 डेज या मैक्सिमम 1 to 2 मंथ्स में विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने राम को गुड सेल की, तो राम मेरा क्या बनेगा? डेटर। पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, गुड्स को रिसीव कर रहा है, तो आपने क्या एंट्री करी? राम डेबिट टू सेल्स, राम डेबिट टू सेल्स। तो राम मेरा क्या बन गया? डेटर। मैं उसका क्या बन गया? क्रेडिटर। तो जो आपको जिन भी कस्टमर्स को आप ओन क्रेडिट गुड सेल करते हो बिजनेस में, वो सभी आपके क्या बन जाते हैं? डेटर्स बन जाते हैं। डेटर्स नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, बिल रिसीवेबल। जब आप किसी भी पार्टी को एक एग्रीमेंट के थ्रू गुड सेल करने जा रहे हो, बट डेटर्स के केस में आप उसके ऊपर किसी टाइप का कोई बिल मेंटेन नहीं करते, मे बी आपको उसके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा है, बट बिल रिसीवेबल के केस में जब आप अपने आप को सिक्योर जोन में रखना चाहते हो, तो आप उस पार्टी के ऊपर एक बिल मेंटेन कर देंगे। तो आप उस पार्टी के ऊपर जो बिल मेंटेन करने लग रहे हो, उसके लिए आप क्या बनाओगे? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल ये एक क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है जो आपके लिए इस चीज की श्योरिटी रखता है कि सामने वाली पार्टी अगर आपको पेमेंट ना करे तो आप उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? केस। फिर मैं बात करता हूं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। इट मींस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। जब आप किसी भी आउटसाइड बिजनेस, आप किसी भी सिक्योरिटीज में लेस देन 1 ईयर के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो, तो वो आपकी क्या होंगे? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लाइक ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा। फिर मैं बात करता हूं शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज। अगर आप मोर देन 1 ईयर के लिए लोन दोगे तो वो प्रॉपर किसका पार्ट बन जाएगा? लोन का। और वो कौन सी आपकी एसेट्स हो जाएगी? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पार्ट। बट अगर आप विद इन 1 ईयर के लिए या लेस देन 1 ईयर के लिए किसी सेकंड पार्टी को क्या करते हो? मनी बोरो करवाते हो, क्या लेने के लिए? इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, तो किसका पार्ट बनेगा? शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज का। एक वर्ड यहां पे यूज होता है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर। प्रीपेड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जहां पर आप करंट ईयर में ही नेक्स्ट ईयर के रिगार्डिंग क्या कर देते हो? एडवांस में एक्सपेंडिचर्स कर देते हो, उन्हें क्या बोलते हो? प्रीपेड एक्सपेंडिचर। इसके 2 एग्जांपल, प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने करंट ईयर का इंश्योरेंस तो करवाया बेटा, एज वेल एज आपने नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस भी साथ में करवा दिया। प्लस एडवांस टैक्स पेड, आपने करंट ईयर में प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर, जो आपने पिछले साल कमाया था, उसके ऊपर आप टैक्स कब पे करोगे? नेक्स्ट ईयर में।
कब पे करोगे? नेक्स्ट ईयर। आपने उसके ऊपर जो टैक्स है वो आपने एडवांस टैक्स इसी साल दे दिया। इट मीन्स वो विद इन 1 ईयर नेक्स्ट ईयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैश में। तो आपकी जितनी भी करंट एसेट्स थी, सभी करंट एसेट्स का आपको क्या पता चला? ये वो एसेट्स हैं जो विद इन 1 ईयर किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? कैश की फॉर्म में। दूसरी तरफ हम आते हैं नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, जिनको आप लॉन्ग टर्म यूजिंग पर्पज के लिए परचेज कर रहे हो, नॉट फॉर सेलिंग पर्पज। इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देना? 2 पार्ट्स में, टेंजेबल एंड इनटेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स जो विजिबल होती हैं, जो दिखाई देती हैं। इनटेंजेबल एसेट्स होते हैं जो जनरली बिजनेस में दिखाई नहीं देती, बट उनकी भी कुछ रिलायजेबल वैल्यू होती है। वो बिजनेस में अपनी एक रेपुटेशन, एक इमेज रखती हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं हम टेंजेबल एसेट्स की, विजिबल एसेट्स। इसमें क्या आ गया आपकी? फिक्स्ड टेंजेबल एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, जिस लैंड एंड बिल्डिंग वो होती है जिसके अंदर आपके बिजनेस पर्सन के थ्रू किसी भी बिजनेस को क्या किया जाने लग रहा है? कंडक्ट किया जाने लग रहा है। वो क्या होगी? लैंड एंड बिल्डिंग होगी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आपके रॉ मटेरियल को फिनिक्स गुड्स में कन्वर्ट करवाने में मेन रोल पे करेगी। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर जब तक आपका जो भी टेबल हो गया, आपके जितने भी आपके इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए, वो किसका पार्ट बनेंगे? वो सारे के सारे आपका फर्नीचर का पार्ट बनेंगे। फर्नीचर में क्या जाएगा? टेबल, आपकी चेयर्स, ये सभी के सभी किसका पार्ट बनते हैं? फर्नीचर का। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, आप अपने बिजनेस को बेचना तो चाहते नहीं। फिर मैं बात करता हूं आपकी किसकी? मोटर व्हीकल की। मोटर व्हीकल में क्या जाते हैं? मोटर व्हीकल में जो आपके बिजनेस में यूज होने लग रहे हैं व्हीकल्स, लाइक ट्रांसपोर्ट के लिए आपने ट्रक वगैरह, ठीक है ना, बसेज वगैरह। आपके स्कूल्स वगैरह की बात करो तो उनमें क्या जाएगी? बस वगैरह आ जाएंगी। ट्रांसपोर्ट, अगर आप किस में डील करते हो? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, तो ट्रक वगैरह परचेज करोगे, ये आपके मोटर व्हीकल होंगे। इनको भी आपने लॉन्ग टर्म यूजिंग पर्पज के लिए खरीदा था और दिखाई देते हैं। इन्हें आप टच भी कर सकते हो और इन्हें देख भी सकते हो। लूज टूल्स, लूज टूल्स का मतलब क्या होता है? छोटे औजार। क्या होते हैं? छोटे औजार, जो आपके क्या होते हैं? चाबी वगैरह होती हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे आपके किसका पार्ट बनते हैं? लूज टूल्स। जैसे पंचर वाले के पास नहीं होती हैं चाबियां, वो की नट वगैरह को कसने के लिए, दूसरे उसके लिए, तो उन्हें क्या बोलते हैं? लूज टूल्स। उसको भी आप लॉन्ग टर्म यूजिंग पर्पज के लिए खरीद के लाए थे, ना कि बेचने के लिए। अब इसमें बात करता हूं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो करंट का पार्ट बना दिया। लॉन्ग टर्म, जिसमें आप जनरली मोर देन 1 ईयर के लिए आउटसाइड बिजनेस क्या क्या कर रहे हो? पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा और जो बेनिफिट मिलेंगे वो लॉन्ग टर्म तक मिलेंगे। इसमें क्या आएंगे? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का टाइम पीरियड जनरली क्या होता है? मोर देन 1 ईयर का होता है। 2 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ टाइम पीरियड के बाद आपका पैसा डबल होने की गारंटी देते हैं। चाहे वो आपका इंश्योरेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका बैंकिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका पोस्ट ऑफिस हो। बट अगर आप उस टाइम पीरियड से पहले मनी विड्रॉल कर लोगे, अगर आप क्या कर देते हो? मनी विड्रॉल कर लोगे, तो उस केस में आपका क्या होगा? उस केस में जनरली आप अगर मनी विड्रॉल करोगे तो डिडक्शन कट के आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। यही रीजन है आप जनरली एफडी को तुड़वाना पसंद नहीं करते। फिर मैं बात करता हूं म्यूचुअल फंड, काफी चलता है शेयर मार्केट में। जब आप किसी भी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड करते हो और वो आपके पैसे के बिहाफ पर शेयर मार्केट में बड़े ह्यूज लेवल पर इन्वेस्ट करते हैं, जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में बड़े लेवल पे, ह्यूज लेवल पे मिलेगा, तो वो क्या होते हैं? आपकी म्यूचुअल फंड्स। ये भी किसका पार्ट होते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। अब हम बात करेंगे किसकी? इंटेंजेबल एसेट्स। फर्स्ट नंबर पे क्या है? गुडविल। गुडविल मींस रेपुटेशन, आपका फेम, आपका नाम, आपकी रेपुटेशन को देखते हुए कस्टमर बार बार आपके पास आना पसंद करते हैं, आपके प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद करते हैं, और आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए और फ्यूचर की पोटेंशियल ग्रोथ को इंक्रीज करने में मेन रोल कौन पे करती है? गुडविल पे करती है। ये आपकी इंटेंजिबल होती है। मुझे कितने लोग जानते हैं? आप नहीं जानते। आपको कितने लोग जानते हैं? आप नहीं जानते, क्योंकि सामने वाली पार्टी आपको जान सकती है, क्या पता आप उसे ना जानते हो, तो ये इनविजिबल होती है, बट आपके प्रॉफिट्स में मेन रोल पे करते हैं इंक्रीज करवाने में। सेकंड नंबर पे पेटेंट। पेटेंट का मतलब किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग राइट लेना। जो फर्स्ट टाइम किसी भी प्रोडक्ट को इनोवेट करता है तो वो उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग गवर्नमेंट से उसके मैन्युफैक्चरिंग राइट ले लेता है। इट मींस किसी भी अनदर कंपनी को सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट को बनाने का राइट
नहीं दिया जाएगा। आजकल क्या चल रहा है आपका, कोरोना का टाइम। कोरोना के टाइम पीरियड में आप वैक्सीन के ऊपर काम करने लग रहे हो। जिस भी कंपनी के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल उस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो वो उसकी गवर्नमेंट से इसके क्या ले लेगी, मैन्युफैक्चरिंग राइट। यानी फ्यूचर में आपको कभी भी किसी भी कंट्री को इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो उस कंपनी के थ्रू ये सेल किया जाएगा। फिर बात करते हैं कॉपीराइट्स। जनरली आपके ऑथर्स होते हैं। ऑथर्स क्या करते हैं, बुक छापते हैं। उन बुक छापने के बाद लाइफ टाइम तक उस बुक से रिलेटेड जितना भी मटेरियल होता है उसके कॉपीराइट किसके पास चले जाएंगे, उस ऑथर के पास। जैसे आपका क्या हो गया, टी.एस. गरेवाल, डी.के. गोयल, इन्होंने जो अकाउंटेंसी की बुक छापी है लाइफ टाइम तक इनकी जितनी भी आपके मटेरियल मार्केट में सेल होगा तो उसका जो भी बेनिफिट होगा वो इनको भी जाएगा। जब तक कोई भी पब्लिकेशन डिपार्टमेंट इनसे परमिशन ना ले ले तब तक उन्हें मार्केट में किसी भी कॉपी को सेल करने का राइट नहीं होता। ये इनके राइट किसी भी बुक के ऊपर आप देखोगे तो कभी भी आपको ये मेंशन नहीं मिलेगा ये बुक मेरे द्वारा छापी गई है और आप अगर इसको मार्केट में सेल करोगे कॉपी और पेस्ट करके तो मैं आपके अगेंस्ट केस करूंगा। ये कॉमन सेंस होती है जो आपके इनविजिबल राइट होते हैं जो उस ऑथर से रिलेटेड है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क एक स्पेसिफिक सिंबल होता है, एक लोगो होता है जो किसी भी कंपनी के ब्रांड को उसके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एडिडास, नाइके, रिबॉक, इनके वुडलैंड, आप इनके लोगो देखोगे तो हर एक कंपनी का लोगो अलग होगा। एप्पल, एप्पल का कटिंग की शेप में आता है ना, वो उसका लोगो होता है, उसको आप क्या बोलते हो, ट्रेडमार्क। फिर हम बात करते हैं किसकी, इसी में आपकी फिस्टिशियस एसेट्स, अदर एसेट्स में। इन दोनों जो टॉपिक्स हैं उनको किस में डाल लेंगे आप, अदर एसेट्स में। इसमें क्या डाल दिया आपने, फिस्टिशियस एसेट्स। फिस्टिशियस एसेट्स इसका दूसरा नाम बेटा नॉमिनल एसेट्स होता है। ये वो एसेट्स होती है जिसे जनरली आप फर्दर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लाइक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, आपने एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो करंटली एक्सपेंडिचर किए हैं उसका बेनिफिट आने वाले 5 से 10 सालों तक आप उठाने वाले हो, बट आपने एडवर्टीजमेंट एजेंसी को करंटली उसकी सारी पेमेंट कर दी है। ठीक है, वो जो आपने पेमेंट की है अगर आप करंट ईयर में ही, अगर आप करंट ईयर में ही, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई भी चीज अकाउंटेंसी में याद रखना बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या की जाती है, राइट ऑफ। अगर आप करंट ईयर में ही सारे के सारे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स को राइट ऑफ कर दोगे तो आपका बिजनेस क्या दिखा जाएगा, आपका बिजनेस दिखा जाएगा लॉस। क्या दिखा जाएगा, लॉस। इसलिए कंपनी इसको स्लोली स्लोली अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से क्या करेगी, राइट ऑफ, खत्म करती चली जाएगी। ठीक है, एक होता है आपका इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये मेरी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट की दो साइड होती हैं आपकी, एक एसेट्स और एक लायबिलिटी। ये कौन सी बैलेंस शीट है आपकी, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। जो आपकी पार्टनरशिप फर्म होती है वो जनरली कौन सी बैलेंस शीट बनाती है, पार्टनरशिप फर्म, यानी जिसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, और एक आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो आपकी जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाती है। और जो आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो वर्टिकल बैलेंस शीट बनाती है। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट की दो साइड होती है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। इस तरह आप इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एसेट साइड में आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। ये जो डेबिट बैलेंस है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके लॉस को। किसको, लॉस को। आप क्या बोलते हो, एसेट्स क्यों लिखा है सर आपने, ये वो लॉस होते हैं जो जनरली पार्टनर्स के थ्रू और मेंबर्स के थ्रू क्या किए जाते हैं, बियर्स किए जाते हैं। इट मींस इसको भी आप स्लोली स्लोली क्या करते चले जाओगे, खत्म करते चले जाओगे। कौन कौन किसके अकाउंट से कट होंगे, ये पार्टनर्स के कैपिटल। तो आप क्या करते हैं उसका ट्रीटमेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट से क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसका इंपैक्ट क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए। इस तरह आप क्या करते हो इनको, ये जो दोनों के दोनों एसेट्स होते हैं ये किसका पार्ट होती हैं, अदर एसेट्स का। ठीक है, जो जनरली एसेट्स में काउंट होती हैं बट जनरली वो आपके किससे रिलेटेड होते हैं, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती हैं। तो बच्चों आपको टाइप ऑफ एसेट्स के रिगार्डिंग और आपके एसेट्स के मीनिंग के रिगार्डिंग अच्छी तरह समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा आपके लिए, लायबिलिटी मीनिंग,
टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। हम नेक्स्ट टॉपिक में उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। होप सो आपको अच्छी तरह टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।